राधा की अपनी बहू को लेकर बहुत सपने थे। उसने सोचा था वो अपनी बहू के साथ अलग अलग जगह घूमने जाएगी, उसके साथ शॉपिंग करेगी, रात को खाने के बाद टहला करेगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी तब फिर जाता है जब एक सुबह उसका बेटा पंकज एक पैर वाली लड़की, जिसने खड़े होने के लिए बैसाखी का सहारा लिया हुआ था, उसके साथ अपने घर आया और आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पता है आपको ये जानकर हैरानी होगी और शायद आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने शादी कर ली है, वो भी इससे। ये रिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बिना बताए इससे शादी कर ली। क्या शादी कर ली, वो भी एक पैर वाली लड़की से? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? मेरी बहू को लेकर मैंने हजारों सपने सजाए थे, जिसको तूने पल भर में तोड़ दिया। कैसा बेटा है तू? 4 दिन के प्यार के चलते अपनी माँ के सपनों को चकनाचूर करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं क्या करता, सिचुएशन ऐसी हो गई। वो मेरी पंकज जी मैं बात करती हूँ। माँ जी मानती हूँ, मेरी इस हालत को देखकर आपको लग रहा हो कि आपके बेटे ने किससे शादी कर ली, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी इस कमी को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों के बीच नहीं आने दूंगी। चुप, एकदम चुप। जो खुद की जिम्मेदारी अपने 2 पैरों पर नहीं उठा सकती, वो मेरे घर की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है। और पंकज तू आखिर क्या सोचकर तूने इस एक पैर वाली लड़की को मेरे घर की बहू बनाया? माँ अभी आप गुस्सा हैं, इसीलिए रिया की कमी के आगे आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिया से बेहतर कोई और लड़की इस घर के लिए हो ही नहीं सकती। अरे इस एक पैर के सहारे जो खुद के लिए कुछ करने में असमर्थ है, वो मेरे लिए क्या करेगी? तू मेरा बेटा है, इसलिए तुझे घर से तो नहीं निकाल सकती, लेकिन इस लड़की को मैं अपनी बहू भी नहीं मान सकती। राधा इतना बोलकर चली जाती है तो वहीं ये सब सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर पंकज उससे कहता है, तुम रो मत रिया, देखना माँ को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमको जरूर अपनाएंगी। नहीं पंकज जी, माँ जी को कभी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। मैं खुद से माँ जी को मनाने की कोशिश करूँगी। रिया अपाहिज थी, उसका एक पैर नहीं था, बावजूद इसके पंकज ने उससे शादी की और उसे अपने घर लाया। लेकिन उसकी सास के ना स्वीकारने के कारण रिया का दिल दुखता है। अगले दिन सुबह के समय रिया बैसाखी के सहारे रसोई में जाती है और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। इतने में हॉल में बैठी राधा के पास उसकी पड़ोसन माया आती है, जो उससे कहती है, क्या बात है राधा बहन, घर में छुपी बैठी हो, पार्टी वार्टी देने से बचना चाहती हो क्या? किस बात की पार्टी माया बहन? अरे बहू लाई है घर में और बोलती है किस बात की पार्टी? अरे पूरा मोहल्ला जानता है और पूरे मोहल्ले ने देखा है कि कल तेरा बेटा एक लड़की के साथ आया था, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि तेरा बेटा ऐसे छुपकर शादी करके क्यों आया? लड़की को भगा कर लाया है क्या? भगा कर? अरे वो भागने लायक ही कहाँ है। मेरे बेटे ने मेरे सपनों को चकनाचूर करके जिस लड़की से शादी की है, वो एक पैर वाली है, दूसरा पैर है ही नहीं उसका, तो कहाँ से भागेगी? बैसाखी के सहारे तो खुद चलने वाली भाग सकती है क्या? क्या एक पैर वाली बहू? माया के इतना बोलते ही रिया वहाँ बैसाखी के सहारे उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। रिया की आंखों में अपनी सास की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो भारी मन से माया से कहती है, नमस्ते आंटी जी, लीजिए चाय पीजिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तू आराम करती, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तू इतनी मुश्किल से चाय लेकर आई है। क्यों माया, दया आ रही है इस पर? अरे शायद मेरे बेटे ने भी दया करके ही इससे शादी करी, वरना उसकी मति नहीं मारी थी जो एक पैर वाली लड़की को अपनी पत्नी और मेरी बहू बनाता। अरे राधा बहन कोई बात नहीं, बहू तो बहू है और वो अपनी कमी को भुलाते हुए भी देखो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई है, अब स्वीकार भी कर लो उसे। कभी नहीं। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया भी रिया के सर पर प्यार से हाथ फेर कर चली जाती है। अपनी सास के गुस्से के चलते रिया मन ही मन सोचती है कि वो आखिर अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए क्या करे। इसलिए वो पूरे घर की साफ सफाई और काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर की साफ सफाई करके वो कपड़े धोकर छत पर डालने जाती है, लेकिन वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ती है कि बैसाखी के फिसलने के कारण रिया भी उसी के साथ नीचे आ गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर राधा और पंकज बाहर आते हैं और रिया को गिरा हुआ देखकर पंकज जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, रिया ये क्या हुआ, तुम गिरी कैसे? माँ मेरी मदद करो, रिया को उठाओ। कुछ नहीं हुआ पंकज जी, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं हो तुम,
माँ मेरी मदद करो ना, देखो ना रिया के सर से खून निकल रहा है, हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मेरी मर्जी पूछकर तूने इस एक पैर वाली अपाहिज से शादी की थी, नहीं ना? तो अब मेरी मदद क्यों चाहिए तुझे? अरे अगर आज इसके दोनों पैर ठीक होते तो क्या गिरती है? माँ! पंकज जी, माँ को कुछ मत बोलिए, मैं ठीक हूँ, बस सर में छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पंकज खुद ही किसी तरह रिया को अपनी गोद में उठाता है और कमरे में लेकर जाता है, जहाँ कुछ देर में डॉक्टर आकर रिया की मरहम पट्टी करते हैं और उनके जाने के बाद पंकज रिया का हाथ पकड़ के उसके साथ बैठा होता है और कहता है, रिया आज तो माँ ने हद कर दी, इतनी भी क्या नफरत कि अपनी बहू को दर्द में देखकर भी वो मदद ना करे, हद है। कोई नहीं पंकज जी, वो माँ है, उनको अपने बेटे की बिना बताई शादी करने का दुख है, ऊपर से ऐसी लड़की से शादी जिसका एक पैर ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे का कारण तो वही है ना, मुझे याद है 2 महीने पहले पंकज अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ कार ड्राइव करके किसी काम से जा रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आता है, जिस पर पंकज जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहता है, माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आपको 1 घंटे में फोन करता हूँ। पंकज इतना बोलकर फोन काट देता है, लेकिन राधा ऐसे पंकज के फोन काटने पर कहती है, कैसा बेटा है, माँ की बात सुने बिना ही उसका फोन काट दिया। कोई नहीं, मैं भी उसकी माँ हूँ, तब तक फोन करती रहूंगी जब तक उठा नहीं लेता। इतना बोलकर राधा बार बार पंकज को फोन मिलाने लगती है। ये देखकर उसके साइड में बैठी रिया कहती है, माँ को कोई जरूरी काम होगा, उठा लो फोन, क्या मैं उठाऊं? नहीं, माँ को मैंने भी बताया नहीं है हमारे बारे में, तुम्हारी आवाज सुनकर भड़क जाएंगी, लेकिन पता नहीं इनसे वेट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ साइड में गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है। पंकज इतना बोलकर ड्राइव करते हुए ही फोन उठाने लगता है, लेकिन फोन उठाते हुए उसका ध्यान सामने से हट जाता है और अचानक ही एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में पंकज और रिया की जान तो नहीं जाती, लेकिन रिया को अपने एक पैर से हाथ धोना पड़ता है। अगर उस दिन माँ बार बार फोन नहीं करती तो फोन उठाने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। माँ को तो ये तक नहीं पता कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। 1 हफ्ते तक मेरा फोन बंद था और जब ऑन हुआ तो माँ ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, बस ये पूछा फोन क्यों नहीं किया। कोई नहीं पंकज जी, उस एक्सीडेंट में हम बच गए, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। मैंने फोन ना उठाना चाहा होता तो तुम्हारे दोनों पैर ठीक होते, माँ भी तुमको अपना लेती, लेकिन अब ना वो तुमको अपना रही हैं, ऊपर से दूसरों के आगे भी जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रिया का एक पैर पंकज की लापरवाही से गया। ये बात उसके कमरे के बाहर खड़ी राधा ने सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको अपने किए पर पछतावा तो हुआ ही, साथ ही वो एक माँ होने के फर्ज को भी अच्छे से नहीं निभा पाई। उसे इसका दुख भी हुआ। ये सुनकर वो अपने कमरे में जाती है और खुद को बंद करते हुए कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बेटे के इतने दिन गायब होने पर ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है। अगर उस एक्सीडेंट में उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। और बहू, उसको मैंने कितना सुनाया, उसके खुद के पैरों पर ना खड़े होने का कितना मजाक बनाया, जबकि उसके पैर तो मेरे ही कारण गए। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, बिना ये बताए कि मुझे ये सच्चाई पता है, वरना मेरे बच्चे मेरे बदले हुए स्वभाव को मेरी दया समझेंगे। राधा बिना ये जताए कि उसे अब सच्चाई पता है, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव दिखाती है। रिया की सीढ़ियों से गिरने के बाद से वो उसके लिए खाना और पानी सब कमरे में ही लाने लगी थी। उसके ठीक होने के बाद उसके कामों में उसकी मदद करने लगती, जिसके कारण रिया को भी खुशी हुई कि धीरे धीरे ही सही उसकी सास ने उसे अपना तो लिया। जिसके बाद राधा अपनी एक पैर वाली बहू के साथ ही अपने इधर उधर घूमने वाले सपने को पूरा करती है। गीता एक छोटे से गांव में अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। गीता बहुत ही गरीब थी, इसीलिए वो लोगों के खेतों में काम करके अपना घर चलाया करती थी और गीता की मदद के लिए उसकी बेटी अंजू भी उसका पूरा साथ दिया करती थी। अब जैसे भी करके दोनों माँ बेटी अपना घर तो चला रहे थे, लेकिन अपनी गरीबी से नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे ही सर्दियों के मौसम की शुरुआत होने को थी, जिसके चलते एक दिन गीता अपनी बेटी अंजू के साथ कंबल निकालकर साफ कर रही थी। तभी उसकी बेटी अंजू कहती है, माँ, ये कंबल तो पूरे खराब ही हो गए हैं। इतने सालों से यही एक कंबल है हमारे पास। इस बार हम एक नया कंबल ले लेते हैं ना। पिछली बार मुझे ठंड भी बहुत लग गई थी। बेटा, कंबल लेने के लिए पैसे कहाँ हैं? अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले हम चटाई ले लेते हैं, नीचे बिछाने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना। अब इस कंबल में 1-2 साल तो निकल ही जाएंगे ना। माँ, 1-2 साल? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि 2 दिन भी नहीं चल पाएगा ये।
आप 1-2 साल की बात कर रही हो? कंबल की हालत तो देखो जरा, पतला सा हो गया है और फट भी रहा है। मैं सोच रही हूँ लोगों के खेतों में काम करने के साथ साथ और कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब तू भी तो बड़ी हो गई है। हम इस झोपड़ी में ही रह रहे हैं, गरीबी से उभर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप सोच क्या रही हो? माँ साफ साफ बताओ, क्योंकि हमारी इस परेशानी का हल तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। पहले आप अकेले करती थी तो पैसे नहीं थे, अब हम दोनों भी काम करते हैं तब भी नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों माँ बेटी मिलकर कोई अपना काम क्यों ना शुरू करें। कम से कम थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे और भगवान ने चाहा तो हम नया कंबल भी ले लेंगे। हाँ माँ, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये हम अभी नहीं कर सकते। हमें अपने पास थोड़े बहुत पैसे ही सही, लेकिन पैसे तो जमा करने ही होंगे ना, फिर ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ ये सब फिजूल खर्च बंद कर देते हैं। ये कंबल जब अभी और चल सकता है तो नया कंबल लेने की जरूरत ही क्या है। माँ आप ठीक बोल रही हो, कोई नहीं, हम अभी इस कंबल में ही कुछ दिन और निकाल लेंगे। अंजू गीता की बात समझ जाती है और नया कंबल लेने की बात को वहीं पर खत्म कर देती है। दोनों माँ बेटी काम पर जाते हैं और इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। सर्दी काफी बढ़ गई थी। अब एक ही कंबल था जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसमें ठंड भी कहाँ रुकती। कुछ दिनों बाद ठंड की वजह से गीता को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये देखकर अंजू गीता से कहती है, माँ क्या फायदा होगा ऐसे पैसे बचाकर, जब तबीयत ही इतनी खराब हो रही है, बाहर ठंड इतनी बढ़ गई है। बाहर ठंड बढ़ रही है तो हम कर ही क्या सकते हैं, और ये सर्दी जुकाम तो ठंड की देन है। हर साल होता है तो इस साल भी होना ही था, सो हो गया। नहीं माँ, हर साल भी यही वजह थी और इस साल भी यही वजह है कि हम ठंड के मौसम में इतनी लापरवाही कर रहे हैं। जहाँ लोग कंबल से नहीं निकलते, वहाँ हमारा ये पतला सा कंबल। बेटा, सर्दी तो बस 1-2 महीने की ही होती है, अब 1-2 महीने के लिए पैसे क्या फूकना। माँ 1-2 महीने में ही तबीयत खराब हो सकती है, इतनी लापरवाही करने का क्या फायदा। आज को हम पैसे तो बचा लेंगे, लेकिन कल को यही 2-4 पैसे दवाई के लिए लग जाएंगे। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम एक अच्छा सा कंबल ले लेते हैं, कम से कम वो गर्म तो होगा ना। तुझे अभी थोड़े दिन पहले ही समझाया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे जमा करने चाहिए, और तू फिर सब भूल गई और तेरी सुई फिर कंबल पर आकर रुक गई। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ मैं, लेकिन आगे जाकर हमें ही परेशानी होनी है, इसलिए मैं अभी समझा रही हूँ। मेरी बात मान लीजिए, तबीयत से ज्यादा जरूरी इस समय कुछ भी नहीं है। बेटा देख, अभी हम अच्छा सा कंबल लेंगे, और तुझे पता है सर्दी बस ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की होती है, उसके बाद तो हल्की फुल्की से रह जाती है। 1 महीने की सर्दी के लिए इतने पैसे खर्च करना ठीक नहीं है। मैं समझा ही क्यों रही हूँ आपको, आपको तो समझना ही नहीं है, करना वही है जो आपका मन होगा। मेरी एक बात मान लो, मैं काम पर जा रही हूँ, आप आराम करना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है, तू मेरी इतनी बात मान रही है तो मैं भी तेरी एक बात मान ही लेती हूँ। गीता इस बार भी अंजू को समझाकर शांत कर देती है, लेकिन अंजू को समझ आ गया था कि कंबल लेना कितना जरूरी है, क्योंकि बाहर इतनी सर्दी पड़ रही थी कि लोगों के शरीर अकड़ रहे थे, तो इनके पास था ही क्या जो ये लोग सर्दी से खुद को बचा ले। 1-2 दिन तक तो ऐसे ही चलता है। अगले दिन अंजू काम के लिए जा रही थी, तभी उसे एक दुकान पर पुराने कंबल बेचता हुआ आदमी नजर आता है। अंजू उसके पास जाती है और आदमी से जाकर कहती है, भाई साहब, ये कंबल पुराने से लग रहे हैं, आपके पास इतने पुराने कंबल देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं। हाँ बहन जी, ये कंबल पुराने जरूर हैं, लेकिन अभी भी काफी गर्म रखते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना कोठी वाले, उनका क्या है, वो 1-2 साल ही इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके काम का थोड़ी होता है। क्या 1-2 साल इस्तेमाल करने से ये इतने अच्छे कंबल उनके इस्तेमाल के नहीं होते हैं? यहाँ तो हम पता नहीं कितने सालों एक ही कंबल को इस्तेमाल करते रहते हैं। बहन जी, गरीब के घर एक ही कंबल हो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब गरीब लोग अपनी तुलना अमीरों से थोड़ी कर सकते हैं, गरीबों को तो उनमें ही गुजारा करना होता है जो उनके पास होता है। हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। वैसे ये कंबल कितने में दे रहे हैं आप? देखिए, जो साइड में रखे हैं ये 500 के हैं, और ये मोटे वाले कंबल 1000 के हैं। बताओ आपको कौन सा वाला कंबल चाहिए, मैं अभी देता हूँ आपको। 1000 रुपए तो होंगे ही, क्योंकि मैंने वो बचा रखे थे, और पुराना ही सही, लेकिन कंबल तो है, ठंड को रोकने के काम तो आएगा ही। ले ही लेती हूँ कंबल, दिखने में भी ठीक ही लग रहा है। क्या हुआ बहन जी, बताओ तो, लेना है या गप्पे लगा नहीं आई हो? हाँ हाँ, लेना है, ये 1000 वाला दे दो भाई साहब। ठीक है, अभी दे देता हूँ।
अंजू वहाँ से कंबल लेकर चली जाती है और घर जाकर वो कंबल अपनी माँ को दिखाने के लिए बुलाती है। लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती क्योंकि गीता बाहर राशन लेने गई थी, जहाँ रास्ते में उससे एक औरत टकरा जाती है, जिस पर गीता उस औरत को रोकते हुए बोलती है, अरे बहन जी, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? थोड़ा देख कर चलो, रास्ते में और भी लोग हैं। और लोगों को देखने लगी तो कम्बल बांटने वाला जो आया है इतने में चला भी जाएगा। क्या कंबल बांटने वाला कहाँ आया है? पास में ही एक मंदिर है ना, वहीं पर कुछ अमीर लोग आए हैं। हर साल कम्बल बांटते हैं, इस साल भी बांट रहे हैं। आप यहाँ मेरा समय खराब मत करो, वैसे ही मुझे बहुत देर हो रही है। कंबल बांटने वाला है, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए। हम गरीबों के पास यहाँ कुछ नहीं है, एक कंबल मिल जाए तो हमारी सर्दी निकल जाएगी। गीता उस औरत की बात को सुनकर भागते हुए कंबल लेने जाती है। वहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ में गीता को कंबल मिल जाता है। गीता कंबल पाकर बहुत खुश थी। वो कंबल लेकर घर आती है और अपनी बेटी अंजू को दिखाते हुए गीता कहती है, बेटा ये देख, तू बोल रही थी ना कंबल लेना चाहिए, पर मिल गया कंबल। अब तो खुश है ना तू? माँ, आप कहाँ से कंबल ले आई? कुछ अमीर लोग कंबल बांट रहे थे तो वहाँ काफी भीड़ थी, मैंने भी वहीं से लिया है। ये पीछे क्या है? तू भी कंबल लाई है क्या वहीं से? नहीं माँ, मैं तो खरीद कर लाई हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करो, ज्यादा पैसे नहीं लगे क्योंकि ये इस्तेमाल किया हुआ कंबल है, इसलिए ज्यादा महंगा नहीं था, तभी तो मैंने लिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। जहाँ हम गरीबों के पास एक कंबल नहीं था, वहाँ अब 2-2 कंबल हैं। भगवान का शुक्र है, अब हमारी सर्दियाँ अच्छे से निकल जाएंगी। हाँ माँ, लगता है भगवान भी यही चाहता है कि हम इस कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते ना रहे, तभी तो हमें कंबल लेने के रास्ते दिखाए। और देखो, कंबल मिल भी गए, वो भी 2-2। जिस कंबल के लिए दोनों माँ बेटी तरस रहे थे, अब उनके पास 2 कंबल थे और उन दोनों कंबल से दोनों माँ बेटी की सर्दियाँ काफी अच्छे से निकलती है और आखिरकार गरीब के घर में कंबल आ ही जाता है। रघु एक गरीब आदमी था, जिसने जैसे तैसे करके अपनी बेटी राधा की शादी एक अच्छे घर में तय की थी। देखते ही देखते शादी का समय भी नजदीक आ रहा था, जिसके चलते उसकी चिंता दिन रात और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गरीब होने की वजह से उसके पास ठंड में बारातियों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक रोज वो अपने घर के आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठकर ये सब सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी गोपी वहाँ आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या बात है जी, आप बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मेरी परेशानी तुमसे छुपी नहीं है गोपी। मैं अपनी बेटी राधा की शादी को लेकर परेशान हो रहा हूँ। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ रहा है। मैंने सोचा था कि हम लोग अपनी बेटी की शादी घर से ही कर देंगे, सब ठीक से हो जाएगा, लेकिन अब इस बढ़ती हुई ठंड को देखकर मुझे टेंशन हो रही है। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है कि हम लोग सारे बारातियों को कहाँ बिठाएंगे। हमारे जैसे गरीब लोगों के घर में कहाँ इतनी जगह होगी कि हम सारे बारातियों को बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपने घर में रख सकें। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, क्योंकि लड़के वालों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि उनके बारातियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना वो लोग शादी नहीं करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। हम गरीब लोगों का सहारा ही ऊपर वाला है, और है कौन। जैसे तैसे शादी तय हो गई है मेरी बेटी की, वैसे ही बिना किसी परेशानी के भी हो जाए तो समझो मेरा सबसे बड़ा काम खत्म हो जाएगा। फिर भी हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन पर दिन ठंड का मौसम और बढ़ रहा है कम होने की जगह। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार अपनी भाभी जानकी के पास जाकर थोड़ी जगह को लेकर बात कर लीजिए, जहां हम बारातियों को ठहरा सकें। मेरे मन में भी यही ख्याल आ रहा था, लेकिन क्या वो हमारी मदद करेंगी? वो तो हमारी तरह गरीब भी नहीं है, उनके पास तो पैसा और जगह सब कुछ है। वो चाहे तो हमारी सारी परेशानी 1 मिनट में खत्म कर सकती हैं। एक काम करता हूँ, मैं भाभी से मिलकर ही आता हूँ। रघु इतना कहकर अपनी भाभी जानकी के घर जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसकी भाभी हॉल में बैठकर चाय पी रही है। तभी वो उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, भाभी, आज मैं बहुत उम्मीद करके आपके पास आया हूँ, मुझे निराश मत करिए, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मुझसे तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम तो खुद ही इतने समझदार हो कि अकेले ही लड़की की शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया और तय भी कर दी। तब तो एक बार भी नहीं पूछा हमें, तब याद नहीं था कि हम भी तुम्हारे कोई अपने हैं। आज अचानक याद आ गई कि हम लोग तुम्हारे अपने हैं। अरे इतना घमंड किस चीज का है तुम्हें?
भाभी, मुझ गरीब के पास क्या है घमंड दिखाने के लिए? और ऐसा मत बोलिए कि हमने आपको बुलाया नहीं। मैंने गोपी को भेजा था जिस दिन लड़के वाले रिश्ता पक्का करने के लिए आने वाले थे, लेकिन आपने ही आने से मना कर दिया। हाँ तो सही बात है ना, जिस दिन आने वाले थे उसी दिन क्यों बुलाया? तुम्हारे भैया के जाने के बाद बड़े में मैं ही थी, लेकिन तुमने मुझे जरूरी नहीं समझा, तभी तो नहीं बुलाया ना पहले, और अब मुंह उठाकर मदद मांगने आ गए यहाँ। भाभी, आपको जो सुनाना है आप सुना लीजिए, लेकिन मेरी मदद कर दीजिए। आप जानती हैं मैं एक गरीब इंसान हूँ, ना ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए बैंकेट बुक कर सकूं, ना मेरे पास इतनी जगह है कि मैं इस ठंड में बारातियों को आराम पूर्वक जगह में बैठा सकूं, और आपके पास दोनों ही हैं। अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो इस ठंड में गरीब के घर की शादी बिना किसी रुकावट के निपट जाएगी। मैंने यहाँ खैरातियों की मदद के लिए कोई धर्मशाला नहीं खोला जो सबकी मदद करती फिरूं। तुमने अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से तय करी है, और उसे पूरा कैसे करना है ये तुम ही जानो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जानकी और रघु की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी बेटी राधा सुन रही थी, जिसे सुनकर वो गुस्से में अंदर आकर कहती है, ताई जी, आपसे उम्मीद ही यही थी कि आप ऐसा ही कुछ करेंगी। अपने इस पैसे के घमंड में पहले ताऊ जी को खो दिया आपने, अब लोगों की खुशियाँ खाने में लगी हुई हैं आप। ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर मुझसे। तेरे बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई क्या कि बड़ों से कैसे बात करनी है? माफ करिए भाभी, गलती हो गई इससे। और तू यहाँ कैसे आई? पिताजी, मैंने आपकी और माँ की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं आपका पीछा करते हुए आपके पीछे पीछे आ गई, ये देखने के लिए कि ताई जी क्या कहती हैं। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन ताई जी का स्वभाव नहीं। चलिए, आप यहाँ से चलिए। और रही बात शादी की, तो आप चिंता मत करिए, जिसने जोड़ी बनाई है, मिलवाई है, वो शादी भी करवा देगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। राधा इतना कहकर अपने पिता का हाथ पकड़कर अपने घर लेकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ शादी की तारीख और पास आती है। जैसे तैसे करके ठंड में शादी की बाकी रस्में पूरी होती है, फिर चाहे वो रस्म हल्दी की हो या मेहंदी की। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और रघु ठंड में बारातियों को ठहराने के जगह को लेकर परेशान हो रहा था। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और सभी बाराती दूल्हे के साथ रघु के घर बारात लेकर पहुंच जाते हैं। तभी लड़के की मां कल्याणी रघु के छोटे से घर को देखकर कहती है, क्या बात है रघु जी, शादी की बाकी रस्मों की तरह क्या अब शादी भी घर से ही करेंगे? देखिए, अभी हमारे और भी बाराती आने वाले हैं, आपको अपना वादा याद तो है ना? जी मुझे सब याद है। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ शादी घर से ही होती है। बाकी अभी के लिए आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय कॉफी भिजवाता हूँ और बारातियों का इंतजाम भी देख कर आता हूँ। रघु इतना कहकर सभी लोगों को घर में बैठाकर बाहर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी गोपी भी वहाँ उसके पीछे जाती है और कहती है, अब आप क्या करेंगे? जगह का इंतजाम तो हो ही नहीं पाया, जिज्जी ने मना कर दिया, और आपका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो टाइम पर आपकी मदद कर सके। अब समधन जी से क्या कहेंगे कि हम लोग एक वादा भी पूरा नहीं कर पाए? इस ठंड में इतने सारे बारातियों को कहाँ बिठाएंगे? मुझे आखिर तक उम्मीद थी कि शायद भाभी मदद कर दें हमारी, लेकिन उन्होंने तो सच में धोखा दे दिया। मेरे हालातों के बारे में जानने के बाद भी ऐसा परिवार होने का क्या फायदा। चलो पहले इनके खाने पीने का देखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। रघु और गोपी इतना कहकर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, सामने अपनी समधन कल्याणी को देखकर घबरा जाते हैं। तभी कल्याणी गुस्से में कहती है, मुझे ये सब आप जैसे गरीब लोगों से रिश्ता जोड़ने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। जो लोग इतनी ठंड में बारातियों को अच्छी तरह से छत नहीं दे सकते, बैठने के लिए अच्छी कुर्सी और बिस्तर का इंतजाम नहीं कर सकते, वो और क्या ही करेंगे। आपके घर में जगह फुल हो गई है, अब और आने वाले बारातियों को इतनी ठंड में क्या सड़क पर बैठाएंगे आप लोग? सच में ठंड में गरीब के घर शादी करना ही हमारे लिए मुसीबत हो गई है। कल्याणी गुस्से में रघु और गोपी की गरीबी की बेइज्जती करते हुए उन्हें सुना रही थी। तभी रघु का पड़ोसी राजवीर वहाँ आता है और कल्याणी से कहता है, देखिए, आप शादी की रस्मों पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें हम पर छोड़ दीजिए। आपके बारातियों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं आएगी। रघु जी ने बारातियों का इंतजाम हमारे बैंकेट में करवा रखा है। इन्होंने हमें पहले ही कह दिया था, इसीलिए इन्होंने कहीं और इंतजाम नहीं किया। आप निश्चिंत रहिए। माफ करिए रघु जी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था। चलिए, अब जो हुआ सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर शादी की रस्मों को आगे बढ़ाते हैं। कल्याणी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी रघु अपने पड़ोसी राजवीर का धन्यवाद करते हुए कहता है,
भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझ गरीब की इज्जत बचा ली, लेकिन आपको हमारी परेशानी के बारे में कैसे पता चला? देखिए, मुझे ये सब बातें आपकी बेटी राधा ने बताई हैं और वो मेरे बच्चों को फ्री में ट्यूशन देती थी। जब मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा था और मैं ट्यूशन की फीस नहीं दे सकता था, तो क्या मैं उसकी इतनी भी मदद नहीं कर सकता हूँ? राजवीर की बात सुनकर रघु बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से ठंड में पड़ी गरीब रघु के घर की शादी बिना किसी दिक्कत, किसी परेशानी के विधि पूर्वक पूरी होती है।